नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार मौर्य एजुकेशन 07 पर। गाइज कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपका, हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या कोशिकी जो आपके आर्गन्स होते हैं, यानी कि आपके जो कोशिकी अंग होते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। पिछली वीडियो में सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कशन कर ली थी कि कितने प्रकार के, कितने आपके कोशिकी अंग होते हैं। तो मैंने 8 बताए थे, उसमें 2 हम लोगों ने कर लिया था। कोशिका झिल्ली क्या होती है इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया था। फिर हम लोगों ने कोशिका भित्ति क्या होती है इसके बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, आपका अगला है कौन सा है, आपका केंद्रक। केंद्रक के बारे में सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं केंद्रक की खोज किसने की थी, तो केंद्रक की खोज की थी। बात करूं अगर केंद्रक की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है। कब की थी, तो 1831 ईस्वी में की गई थी। 1831 ईस्वी में केंद्रक की खोज यानी न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। केंद्रक को हम अन्य और नाम से जानते हैं कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रीय नियंत्रक इकाई के रूप में भी जानते हैं। दूसरा, कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है, क्योंकि जो किसी भी सेल का नियंत्रण किस पर होता है, न्यूक्लियस पर होता है। यानी आपका न्यूक्लियस सारी चीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। फिर इसी को कहा जाता है कोशिका का प्रबंधक भी कहा जाता है। तो इतनी सारी चीजें हैं किसके बारे में, केंद्रक के बारे में। आइए स्ट्रक्चर के माध्यम से सीखते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, आपकी एक कोशिका है। कोशिका का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके अंतर्गत क्या क्या पाया जाता है, तो इसके अंतर्गत आपका इसके अंदर एक लिक्विड पाया जाता है, द्रव पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। अगर भाई कोशिका है तो इसके अंदर एक आपकी क्या पाया जाएगा, एक केंद्रक भी पाया जाएगा। तो ये आपका बीचों बीच में क्या आ गया, आपका केंद्रक आ गया। और केंद्रक के अंदर भी एक लिक्विड भरा होता है, इसे क्या कहते हैं, केंद्रिका द्रव्य कहते हैं। और केंद्रक के अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। जैसे मैं कह दूं इसके अंतर्गत आपका क्या पाया जाता है, तो इसके अंतर्गत आपके क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं, तो गुणसूत्र कहाँ पर पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं। क्लियर है, इतनी चीज क्लियर हो गई। आगे हम लोग बात करते हैं केंद्रक। केंद्रक में क्या क्या पाई जाती है। केंद्रक में सबसे पहले आपका क्रोमेटिड होता है। क्रोमेटिड से आपका क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है, यानी गुणसूत्र बनते हैं। और गुणसूत्र में क्या क्या पाए जाते हैं, तो गुणसूत्र में 2 चीजें पाई जाती हैं। एक आपका न्यूक्लिक अम्ल होता है, दूसरा आपका क्या होता है, यहाँ पर प्रोटीन होती है। तो अगर अब मैं बात करूँ प्रोटीन की, तो प्रोटीन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। और अगर मैं बात करूँ न्यूक्लिक अम्ल में, तो न्यूक्लिक अम्ल आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए आपके 2 न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप बताइएगा केंद्रक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आपका कौन सी, हिस्टोन प्रोटीन। जो काहे में, यही मैं बात करूं गुणसूत्र में, तो गुणसूत्र में वही प्रोटीन पाई जाती है, कौन सी, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। तो ये सारी चीजें भी केंद्रक के बारे में थी। मैं जिस प्रकार किस तरीके से आपका कोशिका का निर्माण होता है उसकी बिल्ड हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक। और केंद्रक के अंदर ही क्या पाया जाता है, क्रोमेटिड पाए जाते हैं। और क्रोमेटिड जो कई सारे देखो यहाँ पे 2-2 के पेयर में जब क्रोमेटिड बनते हैं तो क्या बनता है आपका, यहाँ पर गुणसूत्र बनते हैं। क्या बनते हैं, गुणसूत्र। और गुणसूत्र के अंदर ही क्या पाया जाता है, आपका डीएनए पाया जाता है। और डीएनए में जो आपका डीएनए की सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो ये पूरी आपकी एक सीरीज हो गई। कोशिका में क्या पाया जाता है, केंद्रक। केंद्रक में क्या पाया जाता है, क्रोमेटिड आपके जब मिलते हैं तो क्या बनते हैं, क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाते हैं, डीएनए। और डीएनए का निर्माण कैसे होता है, जीन। तो आपका डीएनए का जब सबसे छोटा पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो ये पूरा आपका सीक्वेंस हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, यानी केंद्रक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस किसे कहते हैं, तो स्टडी ऑफ न्यूक्लियस किसे कहा जाता है, केंद्रक के अध्ययन को क्या कहते हैं, कार्योलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कार्योलॉजी कहते हैं। क्लियर है, कार्योलॉजी इसको कहा जाता है। बहुत पूछा जाता है स्टडी ऑफ न्यूक्लियस किसे कहते हैं, तो स्टडी ऑफ न्यूक्लियस क्या कहलाता है, कार्योलॉजी कहलाता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। डीएनए आरएनए हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग पहले केंद्रक पढ़ लिए, उसके बाद हमें पढ़ना क्या, क्रोमेटिड और क्रोमोसोम के बारे में थोड़ी सी जानकारी। हालांकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में बात कर ली थी, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा कुछ चीजें जो छूट गई थी इस वाले में कवर करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्रोमेटिड। क्रोमेटिड की संख्या कितनी होती है, तो 92 होती है, 92 इनकी संख्या होती है। खोज किसने की थी, तो डब्ल्यू फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। अगर मैं इनके आकार की बात करूँ तो इनका आकार कैसा होता है, डंबल के आकार का। कैसा होता है ये, डंबल के आकार का, डंबल शेप में पाई जाती हैं, ठीक है। कौन से शेप में पाई जाती हैं, डंबल शेप में ये पाई जाती हैं। क्लियर है। आगे मैं बात करता हूँ गुणसूत्रों की। तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, अगर संख्या की बात करें तो संख्या होती है इनकी 46 होती है। लेकिन अगर वहीं पर मैं बात करूं कि इनकी कितने जोड़ी में पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ी में पाए जाते हैं, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, तो खोज की थी आपकी किसने, डब्ल्यू फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। अगर मैं बात करूं गुणसूत्र शब्द नाम किसने दिया था, तो ये दिया था वाल्डेयर ने। किसने दिया था, वाल्डेयर के द्वारा दिया गया था। और यही मैं बात करूं इसका आकार कैसा होता है, तो ये डबल डंबल के आकार का होता है, ऐसे होता है ये।
इस शेप में पाई जाती है और इसी के अंदर आपके क्या पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं। इस तरीके से धागे नुमा स्ट्रक्चर में क्या पाए जाते हैं, आपके डीएनए होते हैं और डीएनए के एक छोटे पार्ट को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। क्लियर है। चलिए अब अगर मैं बात करूं इसके स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक महीन धागे नुमा संरचना जैसी इसके स्ट्रक्चर होता है। इसकी स्थिति यानी आपका ये कहां पर इसका लोकेशन होता है, कहां पर पाया जाता है, तो ये कहां पर पाया जाता है, युग्मक कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, युग्मक कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। अगर मैं बात करूं ह्यूमन में, तो ह्यूमन में क्या कहते हैं, युग्मक कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं, तो मेल और फीमेल गैमेट की मैं बात कर लेता हूं। नर युग्मक और मादा युग्मक। मेल गैमेट को क्या कहा जाता है, मादा नर युग्मक, और फीमेल वाले को क्या कहा जाता है, मादा युग्मक कहते हैं। तो नर वाले आपका मेल गैमेट को क्या कहा जाता है, स्पर्म कहते हैं, और फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं, ओवा कहते हैं, डिम्ब। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई आपकी। चलिए तो अगर मैं बात करूं यहीं पर कि मनुष्यों में आपके कितने जोड़ी, आपके मैंने बताया कि जो मनुष्य होते हैं उसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी में आपके क्या होते हैं, तो इसमें दो देखिएगा यहाँ पर, तो जो 22 होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ऑटोसोम। इनकी संख्या फिक्स होती है, इनकी निर्धारित होती है कि 22 आपके फिक्स रहेंगे। चेंज कौन सा होता है कि कहाँ से डिसाइड होता है कि आपका कोई बेबी जो होगा वो आपका मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये डिसाइड करता है 23वां जोड़ी गुणसूत्र। अगर आपका XY हो गया तो आपको यहाँ से पता कर लेना है कि क्या हो जाता है, ये मेल हो जाता है। ठीक है, अगर यहीं पर मैं बात करूँ XX हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, आपका फीमेल। क्या बन जाता है, फीमेल बन जाता है। ठीक है, क्लियर हुई ये बात। ये सारी कहानी किसकी थी, तो ये सारी कहानी थी आपके किसके, केंद्रक की थी। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले क्रोमेटिड, और क्रोमेटिड जो आपके उसके बाद आपका क्या मैं बात करूं तो ये आपका क्रोमोसोम। ये पूरी कहानी इसके बारे में थी। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं एमनियोटिक टेस्ट के बारे में। अगला आपका इसी में थोड़ा सा पॉइंट था, इसी में इसलिए मैंने इसको बता दिया कि एमनियोटिक टेस्ट होता क्या है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, एक टेस्ट होता है जो प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में आपका कराया जाता है। प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में कराया जाने वाला टेस्ट आपका क्या कहलाता था, एमनियोटिक टेस्ट कहलाता था। इसमें क्या होता था कि यहाँ पर एक एमनियोटिक थैली होती है। एमनियोटिक थैली में आपके क्या होते हैं, यहाँ पर गुणसूत्र पाए जाते हैं। जैसे आपसे कह दिया गया यहाँ पे 20A आपके क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। XY आपका गुणसूत्र होता है तो क्या होता है आपका बेटा। डिसाइड कौन करता है, तो ये आपका 23वां गुणसूत्र आपको डिसाइड करता है कि बेटा होगा कि बेटी होगी। 22A यानी 20 ऑटोसोम, 20A ऑटोसोम्स होंगे, 22 ऑटोसोम्स हो जाएंगे, और XX अगर आपका गुणसूत्र होता है तो क्या हो जाता है, आपका बेटी हो जाती है। क्या हो जाता है यहाँ पर, बेटी। ठीक है, तो ये तो हो गया डिसाइड करने की बात। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ, ये एमनियोटिक थैली होती है और एमनियोटिक थैली में एक क्या लिक्विड भरा होता है, जिसे क्या कहते हैं, एमनियोटिक द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, एमनियोटिक द्रव कहते हैं। ठीक है, और ये लिक्विड का कार्य क्या होता है, तो इसमें क्या पाई जाती है, एंटीबॉडी पाई जाती है, जो हमें क्या करती है, भ्रूण से रक्षा प्रदान करती है। क्या करती है, भ्रूण से क्या करती है, भ्रूण को एक रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, मतलब उसमें इम्यूनिटी पावर को क्या कर देती है, डेवलप कर देती है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा और कि एमनियोटिक टेस्ट कराया क्यों जाता था, कि एमनियोटिक टेस्ट कराया क्यों जाता था। वर्तमान समय में ये एमनियोटिक टेस्ट को बैन कर दिया गया। इसके कुछ क्या कहते हैं, इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। क्यों ऐसा क्यों कराया जाता था और क्यों इसके दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं क्यों कराया जाता था, तो गुणसूत्र संबंधी रोगों का पता लगाने के लिए, कि अगर आपके क्या कहते हैं कि अगर पेरेंट्स में अगर कोई गुणसूत्र संबंधी अगर आपके जेनेटिक आपका कोई प्रॉब्लम होता है तो वो बच्चे में ट्रांसफर हो जाता है। तो उस रोग का पता लगाने के लिए या आनुवंशिक रोग का पता लगाने के लिए, यानी कि आपका गुणसूत्र संबंधी अगर कोई रोग है तो उसका पता लगाने के लिए, या फिर आनुवंशिक रोग का पता लगाने के लिए कौन सा एमनियोटिक टेस्ट का प्रयोग किया जाता था। और जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका है कि क्यों बैन कर दिया गया, तो इसका रीजन ये है कि जन्म से पूर्व बच्चे का लिंग का निर्धारण का मतलब पता कराने के लिए, लिंग का पता लगाने के लिए इस टेस्ट का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इसको बैन कर दिया गया। क्यों बैन कर दिया गया, क्योंकि अगर इस समय क्या है कि अगर जन्म से पूर्व बच्चे के अगर लिंग का पता चल जाता है तो आज इस समय भेदभाव कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, जिसकी वजह से अगर बेटी होती थी तो उसको वहीं पर समाप्त कर दिया जाता था, और बेटा होता था तो उस भ्रूण को यानी कि आपका उसको कंटिन्यू आगे किया जाता था। ठीक है, तो इसी वजह से सरकार ने इसको क्या कर दिया, इस पर बैन लगा दिया है। क्लियर है, तो ये आपकी कहानी थी एमनियोटिक टेस्ट की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नई ऊर्जा नए जोश के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद प्यारे साथियों, गुड नाइट प्यारे साथियों को।